बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में 25 मनसूबों में अरबों रुपए डॉलर्स की सरमायाकारी की पेशकश की है। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि चाहे वो माइनिंग का शोबा हो, चाहे वो एविएशन का शोबा हो, वाटर रिसोर्सेज का हो, एग्रीकल्चर का हो, या दीगर जो ऐसे शोबाजात हैं, एविएशन, होटलिंग, उसमें कहा गया है कि आप लोग इसमें आके इन्वेस्ट करें। और SIFC जो एक बहुत ही अहम फोरम तश्कील दिया गया है जिसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद होती है, उन्होंने इस सिलसिले में मुफस्सल प्रेजेंटेशंस और ब्रीफिंग्स दी हैं। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें सऊदी अरब के आला सतही वफ़द जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं शहजादा फैसल बिन फरहान साहब की सरबराही में उस दौरे में जो अहम पेशरफ्त थी उस हवाले से एतमाद में लिया गया। इस मौके पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि जबकि अरबों रुपए की अरबों डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से जो दिलचस्पी पाई जाती है, अब पाकिस्तान का काम यह है कि इस सरमायाकारी को यकीनी बनाना और इस सिलसिले में जो मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाना। क्योंकि हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होंगे कि 2019 में भी हमने देखा था सऊदी अरब की जानिब से उस वक्त की हुकूमत के साथ MOU साइन हुए थे 20 अरब डॉलर सरमायाकारी के, लेकिन वो उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अब वो पुराने तौर अतवार तरीके हमें तर्क करने होंगे और ना ही वो इसकी गुंजाइश देंगे। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें जो सबसे अहम पहलू है, जो हमारी नशिस्त का बुनियादी नुकता भी यह है, वो सियासी इस्तेहकाम और मुआशी पॉलिसियों का तसलसल है, साथ में अमन व अमान की सूरत हाल जो बहुत ही क्रिटिकल है। शुक्र है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनफॉर्चुनेट वाक़े को होते होने से बचा लिया। साथ दहशतगर्दों का ग्रोह जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में शुमाली वजीरिस्तान में आ रहा था, दरअंदाजी कर रहे थे, उस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और इन दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, शदीद किस्म की फायरिंग का तबादला हुआ और ISPR के बयान के मुताबिक 7 दहशतगर्दों को मार दिया गया है और उनसे भारी मिकदार में बारूदी मवाद और असलहा बरामद हुआ है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का ये मुसलसल स्टांस रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दरी हो रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और इसका तदारुक किया जाए। आज दोबारा ये नापाक हरकत करने की कोशिश की गई लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बना दिया। तो इस पर्सपेक्टिव से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक पर्टिनेंट पैनल मौजूद है, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में राना एहसान अफजल खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन किया है सैयद शैला रज़ा साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया नवाज स्टूडियोज़ में आने का। हमें ज्वाइन किया है सुमेरा खान साहबा ने, स्काइप वीडियो लिंक पे आप एनालिस्ट हैं और स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट हैं, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी अफेयर्स पे गुफ्तगू करती हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब के भी हम नया शुक्रगुजार हैं। तमाम मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से जो पहली खबर आई है ISPR के हवाले से, सुमेरा से उस हवाले से डिटेल्स ले लेते हैं। सुमेरा बताइएगा PTV के नाजरीन को ये जो आज वाक़या हुआ है और 7 दहशतगर्द जो हैं मारे गए हैं, इसकी तफसीलात शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अनवार। और इसका लिंक मैं सबसे पहले जोड़ना चाहूंगी। कल एक बहुत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की 264वीं उनका इजलास था और बड़े बाकायदा बड़े साफ अल्फाज में, मैं अगर गलत नहीं हूं, अब करेक्ट कीजिएगा मुझे इफ आई एम रॉन्ग, तो ये तीसरा स्टेटमेंट है फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। फिर इससे पहले 2 कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस के एलामिया, सॉरी ये चौथा होगा गालिबन इन अ रो, के बड़े बाकायदा साफ अंदाज में फोरम ने एक्सप्रेस किया है अपने रिजर्वेशंस को, कंसर्न्स को। दे कॉल्ड अपॉन इंटरिम अफगान गवर्नमेंट के आप इस चीज का जायजा लें कि आप कर क्या रहे हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ। और अगर जो आज की कार्रवाई है बहुत अहम है क्योंकि नॉर्थ वजीरिस्तान में स्पिनकई का इलाका है, ये गुलाम खान का। गुलाम खान एक बॉर्डर और एक ट्रेड बॉर्डर कॉरिडोर है जिसपे बहुत खाल खाल इस तरह के वाकयात देखने में आते हैं। अंगूर अड्डा, गुलाम खान, ये निस्बतन ऐसे 2 ट्रेड कॉरिडोर्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, ट्रेड क्रॉसिंग्स हैं जो बड़े सुकून में रहते हैं निस्बतन बाकी तोरकम की निस्बत या चमन की निस्बत। तो यहाँ पर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन होना यकीनन एक वो है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि अफगानिस्तान की जानिब से इसका मतलब है कि वो जो एंगेजमेंट्स में था ये यकीन दहानी कराई जाती रही है कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान या किसी भी दूसरे हमसाया मुल्क के खिलाफ। तो आई थिंक अब इसकी खुली खिलाफ वर्जी भी है
اور स्पिंकई नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका, गुलाम खान के बॉर्डर के इर्द गिर्द का इलाका इस्तेमाल करना, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अनडिलिबरेट एक्ट होगा. इट सीम्स अ डिलिबरेट एक्ट के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक बातचीत सामने आई, और मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट करना चाह रहे थे शायद इम्पोर्टेंस या पेशेंस पाकिस्तान का. लेकिन ऐसी हरकतें बहुत उनकी मोहलत साबित हो सकती है कि अब जब से सीपैक की बात की गई है कॉन्फ्रेंस के बयान में भी कि सीपैक को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है. आपको नुक्ता नजर आ गया. सुबैरा, आपके मेरे ख्याल में सिग्नल में थोड़ा सा इशू है. बार कैफ आपने इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत शुक्रिया. शौकत यूसुफ साहब का हमने तारुफ करा दिया था. राना एहसान साहब, मैं आपसे कहूँगा, ज़ाहिर बात है एक तरफ हम इन्वेस्टर्स को बुलाने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान हुकूमत की भी काविश और कोशिश है कि इमदाद की बजाय सरमायाकारी हो. दूसरी तरफ इस तरह के वाक़यात रेफरिंग टू जो आज का इंसिडेंट हुआ और कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से कहा भी गया था जो चीनी बाशिंदों के साथ हुआ, उसके अलावा जो दीगर ऐसे मामला हैं सिक्योरिटी के दहशतगर्दों को दोबारा फाल नहीं होने देंगे. ये कितना क्रिटिकल होता है फॉर इन्वेस्टर्स कि वो आएँ, यहाँ सियासी इस्तेकाम हो, मौशी पॉलिसी की तसलसल हो और अमन अमान की सूरत हाल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, ये अव्वलीन पॉइंट है, बड़ी इम्पॉर्टेंट. देखें, नेशनल सिक्योरिटी या टेररिज्म के इंसिडेंट्स होना ये मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं. और डेफिनेटली अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर सिक्योरिटी सिचुएशन मुल्क की ठीक ना हो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मुल्क में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. हमें इस चीज़ का इदराक है और पाक फ़ौज और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस मामले को बड़ी गहराई से देख रही हैं. और हम समझते हैं कि जो हमें थ्रेट्स हैं अफ़गान साइड के ऊपर वो कन्वे हो चुकी हैं अफ़गान हुकूमत को और उसके ऊपर हम इंगेज्ड हैं कि जो भी ये अब देखें, पाकिस्तान में तो अब नो गो एरियाज़ नहीं हैं, तो ये सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है अफ़गानिस्तान की जहाँ से TTP जो है वो आके हमला आवर होती है. तो इंशाल्लाह ताला हम अपने बॉर्डर्स को भी रीइंफोर्स कर रहे हैं. और ये जो नेटवर्क्स जो इस्तेमाल होते हैं विद इन पाकिस्तान, जो लोकल लोग होते हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा तो बाहर से इम्पोर्ट होता है, लेकिन उसको भी हम जो है वो टेक केयर करें. तो हम पुरुमीद हैं कि हम इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, जिस तरह पहले भी 13-18 में हमने 2 मेजर ऑपरेशंस नवाज शरीफ साहब के दौर में किए, रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्ब. तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी हम अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मिलके ये इंश्योर करेंगे कि इस मुल्क में दहशतगर्दी का नामो निशान ना रहे. ओके, शैला, अगर आप इजाज़त है तो शौकत यूसुफ साहब से भी हम कमेंट ले लेते हैं. शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया. शौकत साहब, ज़ाहिर बात है शुमाली बलूचिस्तान अब बंदोबस्ती इलाका तस्वर किया जाता है भी आईनी तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा का. आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो आज का वाक़या हुआ जिसमें दरअंदाजी की दोबारा कोशिश की गई? 16 मार्च को भी ऐसी कोशिश की गई थी, फिर पाकिस्तान की जानिब से जवाब आया, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा. फिर हमने देखा बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या जो चीनी इंजीनियर्स भी जिसमें उनकी हलाकत हुई, एक पाकिस्तानी भी शामिल थे. और उस हवाले से कल भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस बात को कहा गया कि दोबारा दहशतगर्दों को फाल नहीं होने देंगे. आपके क्या थॉट्स हैं? और फिर हम आगे बढ़ते हैं शैला साहबा के पास. बहुत शुक्रिया. देखिए, सबसे अहम बात कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो तो उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता. वो मुल्क का दिफा सबसे अव्वलीन है और आवाम माल जान का सबसे अव्वलीन. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है और आवाम की भी होती है कि आवाम गवर्नमेंट का साथ दे और गवर्नमेंट जो है वो फोकस करे, प्रायोरिटी दे इस इशू को. तो देखें, दहशतगर्दी बदकिस्मती है कि एक तरफ हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब दहशतगर्दी होती है तो फिर उस पर बड़ा असर पड़ता है. और यही वजह थी पाकिस्तान की वजह कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरी दहशतगर्दी. ये 2 ऐसे अंसर हैं जिसकी वजह से हमारे हमेशा जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरते रहे. और कुछ हमारे अपने रेड टेपिज्म जो हमारे हुकूमतों के दरमियान जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहा, ये 3 फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट जो लोग जो है गुरेजार रहे. इवन हमारे लोकल इन्वेस्टर यहाँ से चले गए. तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इस पर फोकस करना चाहिए और इसमें बजाय इसके कि सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को विक्टिमाइज करे, उनके खिलाफ का केसेस करें, जाली मुकदमे बनाए, उससे हटकर इस तरफ आए. और बड़ा अफसोस की बात है, मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान का जो इशू है ये अब काफी हद तक बहुत यानी कि 20 साल हो गए. और आपको भी पता है हमने बड़ा कवर किया अफगानिस्तान के ये जो जंग रही 92
पाकिस्तान के साथ हमारे भी दो टोक बात होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे बगैर भी नहीं रह सकता, और हमारी भी काफी अरसे से इस इंतजार में है कि अफगानिस्तान के मामला सेटल हो तो सेंट्रल एशिया की तरफ हमारे रास्ते खुले। लेकिन अगर इस तरह देखें, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडिया जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, और इस चीज को हमें थॉट आउट करने की जरूरत है। हम अगर एक तरफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमें अफगानिस्तान के इशू पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी, अस्करी भी, और हर लिहाज से हमें दो टोक बात करनी होगी। ठीक है कि अगर वो दरअंदाजी होती है तो ये इससे ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात, अफगानिस्तान के लिए भी मुश्किलात होंगी, वो भी सरवाइव नहीं कर सकते हमारे बगैर, क्योंकि इंडिया का कोई जमीनी रास्ता नहीं है अफगानिस्तान के साथ। वो जो कुछ भी करता है फिजाई करता है, सारा दारोमदार जो है इस वक्त वो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि दो तरफा वो है, ज्यादा जरूरत उनको है, तो इस पे दो टोक बात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान किसी के खिलाफ दरअंदाजी नहीं करता, ना पाकिस्तान आज तक वो क्या है, इसलिए दूसरे ममालिक अगर करते हैं तो उस पर मेरे ख्याल से हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त एक सिर्फ ये इशू नहीं है लोकल, हमें जो इस वक्त इजराइल और ईरान का जो इशू चल रहा है, फलस्तीन का जो इशू है, उस पर भी पाकिस्तान काफी मुतासिर हो सकता है, क्योंकि जाहिर है अगर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होती है तो फिर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं तो फिर उसको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। एक तरफ वो अमेरिका के इत्तेहादी है, तो दूसरी तरफ आप देखें तो अमेरिका जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या हम इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात है पाकिस्तान। आप सही कह रहे हैं कि ये जो खित्ते की सूरत हाल है ये भी बहुत पेचीदा है। शौकत साहब आपके बड़े अहम नुकात है, मेरे साथ रहेगा। शैला साहब आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान का जो किरदार है, वो कहते हैं दो टोक बात होनी चाहिए। बात दो टोक हो रही है बिल्कुल, उनको मुसलसल बताया जा रहा है। उनके भी ज़बीहुल्लाह का जो बयान था वो बहुत ज़्यादा जिस तरह से था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना बिल्कुल वाज़े उनको एक पैगाम दे दिया है। लेकिन अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो यकीनन कि पाकिस्तान को भी आगे बढ़कर काम करना होगा। बड़े खुशी की बात है कि आज जिस तरह से जो है वक्त से पहले, हादसा होने से पहले जो कुछ वो यहाँ दाखिल होने के बाद करते उसको रोका गया है, तो ये कामयाबी है एक बहुत बड़ी। ये कहना कि दूसरों की तरफ तवज्जो देने के बजाय इधर दे, ये तवज्जो है तो हुआ है। और हमें ये देखना होगा कि ये किसके कहने पे ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं ने सहूलतकारी मिलती आगे, तो वहाँ पे तो पूरा काम हो गया, लेकिन अब हमें इंटरनली भी इधर देखना है कि कहाँ कहाँ इन्हें सहूलतकारी मिल सकती थी, ये किसकी एश्योरेंस पे आ रहे थे। तो ये काम हम सब ने मिल के करना है। बाकी जो सूरत हाल है वो यही है कि इसके साथ साथ जैसे जैसे हमारे मुल्क की तरफ इस वक्त इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, हम ये देख रहे हैं कि एक अनरेस्ट की सूरत हाल है पूरे इरादी तौर पे कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, चाहे वो कराची हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, इवन पंजाब हो। तो रमज़ान की आड़ लेके मैंने देखा तो जब भी हमारे मुल्क में टेररिज्म की एक लहर आती है, हर शहर को मुख्तलिफ तरीके से उसकी डेमोग्राफी के हिसाब से डिस्टर्ब किया जाता है। तो ये बहुत अलर्ट रहने का वक्त है। जितना हमारे यहाँ जो है पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, इतनी ही इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड टर्म्स है कि आपकी इकॉनमी भी आपके मुल्क के अमन व अमान से जुड़ी होती है, और अमन व अमान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से होता है। तो अब अगर वो क़ुव्वतें जो देख रही हैं कि मुल्क इस वक्त किस तरह के माशी मसाइल का शिकार है, कुछ उनकी वजूहात थी, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि हर एक की सियासत जो है वो पाकिस्तान के लिए है। तो ये उनको पैगाम है कि जरा सोच समझ के आगे आए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे हम एक वक्फा लेंगे, आते हैं दोबारा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आते हैं तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना कमेंट कीजिएगा। फिर मैं राना एहसान साहब से जो सऊदी जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज काबीना के इजलास से खिताब भी किया, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक छोटा सा वक्त शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दतें आ गई हैं, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सबको। आप अपना इज़हार
तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाकर कह सकते हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए कि यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। जी वेलकम बैक। शौकत साहब, आप अपना नुक्ता बयान कीजिएगा, फिर मैं राना एहसान साहब के बाद जाऊंगा। आप कुछ कहना चाहें? एक तो अस्करी कुव्वतें हैं जो सरहदी हिफाजत करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरी ये सजेशन होगी जी कि ये जो इंटेलिजेंस इदारे हैं हमारे, उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा लोकल इश्यूज के ऊपर, लोकल सतह पे, और उसमें पुलिस बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, जो लोकल थाने हैं हमारे, क्योंकि वो ज्यादातर जो है ना, हम ये जो इंतकामी कार्रवाइयां जो अक्सर होती रहती हैं, उसके बजाय अगर हम इस इशू को देख लें कि उनसे हम ये काम लें कि पहले जमाने में ये होता था कि थानेदार को पता होता था कि उसके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, तो वो बड़ा बहुत सारा इंटेलिजेंस होता था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ हमारे जो बड़े इंटेलिजेंस इदारे हैं वो तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर पुलिस के निजाम को भी हम थोड़ा सा चौकस कर दें, क्योंकि फाटा पहले हमारे साथ नहीं, साथ है। क्या रुकावट है? सीआईडी जो होती थी करे ना, माशाल्लाह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आपने यही हुक्मरान है। यही कह रहा हूँ कि अगर हम उनको इक्विप कर दें, हम उनको और मजीद इक्विप कर दें, और बजाय उसके कि उनसे सिर्फ हम चोरों और डाकुओं को पकड़ने का काम लें, इस वक्त ये भी एक जिम्मेदारी उनकी होती थी, और आज भी उन पर ये जिम्मेदारी डालनी चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा अपने सीएम को भी कि वो भी इस चीज को फोकस करे कि जो हमारी सीआईडी है, जो हमारी पुलिस है, सीटीडी, ऐसे जो थानेदार, वो सीटीडी, जो हमारे थानेदार साहिबान है, वो इस लेवल के हों कि उनको ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस का भी वो पता होना चाहिए, और ये लोकल पुलिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो इनको बरीजुमा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपसे आई टोटली एग्री विद यू। राना साहब जरा बताइएगा, सऊदी इन्वेस्टमेंट, अब इसको आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमने इसको यकीनी बनाना है। जैसे मैंने कहा, शौकत यूसुफ साहब के जब फेडरल गवर्नमेंट थी 2019 में भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे, मुझे याद है 20 अरब डॉलर के करीब जो है सरमायाकारी अनाउंसमेंट्स हुई थी, और मेरे ख्याल में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की भी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकी। सऊदी अरब की जानिब से तो इंटरेस्ट बरकरार है, लेकिन शायद हमारी जानिब से एमओयू को मुआहदे में नहीं तब्दील किया जा सका। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि बहुत सारा होमवर्क, देखें अगर आप एक प्रोजेक्ट उनको पिच करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो बहुत सारा होमवर्क हमने करना होता है। उसकी कमर्शियल स्टडीज़ होती हैं, प्री फीजिबिलिटी होती है, फीजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, तभी वो जाके एक कमर्शियल वेंचर, एक जॉइंट वेंचर की शक्ल इख्तियार करता है, और अगर हम सोए हुए हों तो फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रियलाइज़ नहीं होती। तो इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पूरी हुकूमत के लिए वाजे किया है कि हमने इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, और इसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस होगी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से किसी भी किस्म की अगर सुस्त रवि की गई। तो अभी देखें, ये वीआर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एतमाद शो किया है सऊदी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने, कि जो दौरा किया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उसके फौरी रद्द अमल के अंदर उन्होंने एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन भेजा, और उसने बड़ा कीन इंटरेस्ट शो किया और कहा कि हमें बड़ी जो है डायरेक्शन के साथ भेजा है कि आपने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये बिल्कुल हम इस चैलेंज को टेक ऑन कर रहे हैं, और हम पुरुमीद हैं कि हमने जो मेन्यू उनको दिया उसके अंदर वो बड़ा एक मेजर इंटरेस्ट लेके गए हैं, और अब वो एक फोरम बना दिया गया है जहां एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर उनके साथ जो वजारत है वो काम करेगी। और इसको देखें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शॉर्ट टर्म में मुकम्मल हो सकते हैं, कुछ मीडियम टर्म में हैं। देखें, जिस तरह एक वो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी है, अगर उनका उसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो ये तो विद इन अ ईयर एंड अ हाफ ये चीज़ जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। फिर हमने तो उनको वाटर रिसोर्सेज के भी प्रोजेक्ट पिच किए, तो इंटरेस्ट उनका है बिल्कुल, और उस रिफाइनरी में भी इंटरेस्ट है। तो हम
پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ہفتوں میں نہیں تو ان چیزوں کے اوپر کام جو ہے بڑی تیزی سے شروع ہو جائے گا, اور یہ انویسٹمنٹ جس کا وہ انٹرسٹ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ کریں, اس کو ہم ریلائز کروائیں گے. شیلا صاحب, جو میرا انٹرو میں سوال تھا کہ اس کے لیے سیاسی استحکام اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل وہ ناگزیر ہے. ہمارے سامنے بھارت کی مثال ہے. سعودی عرب نے لگ بھگ $100 ارب کی وہاں انویسٹمنٹ کی پلیجز کی ہیں. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں, ظاہر بات ہے ہمارا ایک بڑا ازلی دشمن ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو سیاسی استحکام بھی ہے اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل بھی رہتا ہے. 10 سال منموہن سنگھ صاحب رہے تو 10 سال سے نریندر مودی صاحب ہیں, الیکشن میں جا رہے ہیں, تو وہ کنٹینیوٹی ہے. وہاں پر سعودی عرب کا انٹرسٹ ہے, پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایجپٹ بھی ان کا انٹرسٹ ہے, چائنا کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ہے, سعودی عرب بھی اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. تو ہمیں کیسے اپنے ان ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا سیاسی سٹیبلٹی اور معاشی پالیسیوں کے تسلسل کے حوالے سے؟ دیکھیے, پہلے ہی یہ بات کافی عرصے سے کی جا رہی ہے, چاہے PMLN ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے چارٹر آف اکانومی ہونا ہے, اور دعوت بھی دی گئی تھی 2018 میں کہ آئیے یہ کیجئے. اور یہ جو آج آپ کو کچھ ملک میں نظر آتا ہے, یہ کنٹینیوٹی تھی کہ زرداری صاحب نے جو سی پیک کے سگنیٹری ہیں تو ایگزیکیوٹ ہوا اگلے دور میں, اور پھر جو مسائل آئے وہ یہی ہوئے کہ اس کو پھر پیک کرنے کی کوشش ہوئی. تو اب میں مسلسل جو یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہم ایک بات جو بار بار کرتے ہیں کہ ہمیں ریکنسیلیشن امنگ دا پولیٹیکل پارٹیز کرنا ہے, ہمیں ریفارمز کرنے ہیں, تو یہی ایک طریقہ کار ہے. اور میں SIFC کا بھی پڑھ رہی تھی پرسوں, جو اس کی میٹنگ ہوئی تھی, تو سعودی عرب کے آنے سے پہلے یہ میٹنگز جو ہوئی ہے تو اس میں اس سائیڈ آیا گیا ہے جس کی طرف پہلے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یا تو نیب چلے گی یا معیشت چلے گی. تو اس میں یہ کوشش کی گئی کہ ہمارے بیوروکریسی جو ہے اس کو ریلیکس کیا جائے کہ وہ اپنے کام میں انٹرسٹ لیں. اور وہ جو ایک طریقہ تھا کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے, وہ کر نہیں پا رہے تھے, تو وہ پورا کیٹیگرائز کیا گیا, پورا ایک سسٹم میں لایا گیا. اور مجھے یقین ہے کہ اب جب ہم نے ہاؤس بھی ان آرڈر کر کے ہم انویسٹرز کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم ایک بہتری کی طرف بڑھیں گے. اور یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک پارٹی ہے اس کو ہم نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ حکومت کریں, تو ہم اس کو یہ ایشورنس بھی دیں کہ آپ آرام سے کام کریں, ہم آپ کے اچھے کام میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جہاں ہم آپ کی ویکنس دیکھیں گے آپ کو بتائیں گے. شوکت صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے شیر افضل مروت صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر قائد ہیں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں سعودی عرب کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اس پہ آپ لوگوں کی قیادت تو لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہیں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا کافی پرومیننٹ رول ہو گیا PTI میں. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا, آپ کے دور میں بھی محمد بن سلمان صاحب کا وزٹ ہوا تھا, ہم نے کور کیا تھا, اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے اور $20 ارب کی مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط ہوئے تھے, لیکن وہ پھر تکمیل نہ ہو سکی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے ان دو نکات کے حوالے سے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے PMLN گورنمنٹ کو کہ جو آپ نہ کر سکے یہ ایسا کام کریں کہ یہ جو اربوں ڈالر کی بات ہو رہی ہے وہ مطلب کہ ایگزیکیوٹ ہو جائے؟ دیکھیں, یہ بہت بڑی اچھی اپورچونٹی ہے. ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, اور پاکستان کو بھی ہر وقت اگر سعودی عرب کو اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آئے تو پاکستان کی ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا. تو یہ ایک ایسا دوستانہ تعلق ہے ہمارا جو ہمارے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. یہ تو میرے خیال سے شیر افضل مروت صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو میں تو کم از کم اس کو کنڈیم کرتا ہوں, میں بالکل اس کا وہ نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, ہمارے اپنے معاشی حالات ہیں, ان کو ہم دیکھ کے ہمیں اپنی پالیسیاں جو ہے وہ وضع کرنی چاہیے. سیاست بھی ہوتی رہے گی, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کے خلاف ہم آج کھڑا کر کے بات کرتے ہیں, تو انڈیا اس وقت $652 بلین کا اس کے پاس ریزرو, اور بنگلہ دیش کے پاس اس وقت 26 پلس بلین ڈالر ہے وہ اس کا ریزرو ہے. ہم اپنا دیکھیں تو ہمارے پاس 8 بلین اور وہ لوکل 4 بلین لوکل کریں تو 12 بلین ٹوٹل ہمارے اسٹرینتھ بنتی ہے, وہ بھی ابھی جب اس نے ہمارے ساتھ دیا سعودی عرب نے. تو یہ جو ہے نا, ہمیں اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہوگا اور ہمیں انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا. یہ جو لیگ پولنگ ہے یہ تو ہوتا رہے گا, لیکن جو مین چیز ہے وہ فوکس کرنا ہے اس وقت معیشت کو. اگر ہم نے معیشت کو فوکس نہیں کیا
हम एक कमजोर तरीन रियासत बन जाएंगे, क्योंकि हमारे देखिए जमहूरियत हमारे यहाँ कमजोर हो गई, आइन और कानून की बालादस्ती यहाँ खत्म हो गई। तो साथ साथ इन चीजों को भी हमें देखना होगा। तो ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कहते हैं, तो इस पे आप लोग क्यों नहीं फिर बातचीत करते? जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आप खुद कह रहे हैं हमें मईशत की तरफ फोकस करना होगा। देखिए फिर आप तनाजा उसकी तरफ ले जा रहे हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो देखे ना, हम ये चाहते हैं कि आपने जब इलेक्शन कराए तो फिर तो अवाम की ताकत से जो लोग आते हैं ना, उनसे होती है ना बातचीत। अब हम हमारा मौकफ ये है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। जब मैंडेट चोरी हुआ है, जिसने चोरी करके हुकूमत बना ली है, तो उनके साथ कैसे हम करें? हम अगर आप वो तो फिर तनाजे की तरफ बात चली जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है, देखिए हमारे तो अपना जो है, हम तो तीन हमने अपने वो तखब किए हुए हैं। एक असम्बली है, असम्बली में अपनी बात, एक अदालत है, अदालत में जाके। तीसरा जो है अवामी, हम तो अवामी उसमें अवाम से रजू कर रहे हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रगल है, क्योंकि वो जमहूरी स्ट्रगल है। अगर आपको मिसाके मईशत नहीं पसंद तो मिसाके मुफाहमत कर लें, चले। कोई मजाक नहीं कर सकते। तो मुफाहमत किसके साथ कर लें मेरे भाई? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तजवीज दी, देखिए मेरी बात सुनिए, या तो बाकी लोग मिलकर करें, या तो फिर तो ये भी आप कह लें कि जितने कच्चे पके के लोग हैं, डाकू हैं, उनसे भी मुफाहमत हो जाए ताकि बात ही खत्म हो जाए। नहीं सर, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना। देखिए इस तरह हो नहीं सकता। पहले जमहूरियत को ठीक करे, इलेक्शन में हिस्सा है तो इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करें, उसके बाद फिर जो भी बनेंगे, अगर हम हार गए हम मानेंगे, ये हार गए तो ये मान ले, ठीक। लेकिन जो जमहूरियत पे अगर आप चोरी से स्टार्ट नहीं कर, चोरी से हाथ मिलाते, तो फिर तो कच्चे पक्के डाकू में क्या फर्क है? वो बेचारे का कोई तो पाकिस्तानी है फिर। ओके सर, वो कह रहे इलेक्शन ऑडिट हो, उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत और मफाहमत के लिए तैयार हैं। जो नुक्ता ये है बुनियादी तौर पे, शौकत साहब जो हैं बुनियादी तौर पे एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब इनको अवाम ने बकौल इनके या इनकी सोच के मुताबिक मैंडेट 2018 में दिया था, तो तब भी हम मिसाके मईशत की बात कर रहे थे। तब तो मैंडेट इनके पास था ना, और वो भी हम कहते हैं चुराया हुआ था, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे थे। तो इनका रवैया क्या था? हमें नहीं चाहिए। ये तो अपने ना ऑपोजिशन वालों से बात करते थे, ना ये कोalition पार्टनर से बात करते थे। आज इनका ये मौकफ है कि हमने मैंडेट चुराया, फैसला आईनी तौर पे आज़ाद अदारों ने करना है। तो आज भी हम मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमने नहीं करना। तो इससे क्या साबित होता है कि इन्होंने नहीं करना, कोई मजाक नहीं करना। और उसकी वजह है, देखें आज भी खान साहब ने बहुत ज्यादा हमला आवर हुए वो अदारों के ऊपर और उनके सरबराहों के ऊपर, और बड़ी उन्होंने मैं समझता हूँ मौक़िफ़ इख्तियार किया, गलत बातें की और मुल्क को फिर तकसीम की तरफ ले जाने की बातें की और पोलराइजेशन की बातें की। तो इस सियासत के अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि शौकत यूसुफ सईद जैसे अच्छे लोग जो जमात में हैं और पार्लियामेंट में भी हैं, लेकिन इनकी सुनता कोई नहीं। वो कंडेम करें शेर अफजल मरवत साहब के बयान नहीं। अच्छा देखिए मैं यहाँ एक और आपको बात बताऊँ। जब ये मरवत साहब का बयान आया तो हमारा क्या मौकफ था? हुकूमत का मौकफ था कि इसके ऊपर बात भी ना करो, इस बयान को दबाओ, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथी हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम उनको ये आवाज भी नहीं निकालना चाहते कि कोई उनके ऊपर इल्जामात लगाए और ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अब आप खुद सोचें, इनकी तारीख निकाल के सोचें कि अगर ये पीटीआई बैठी होती तो उन्होंने कितना तमाशा लगाना था, देखो जी इन्होंने तो जी ये इल्जाम लगा दिया और ये किस तरह कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ तमाशे लगाने नहीं आए, हम यहाँ चाहते हैं कि हम फॉरेन रिलेशनशिप्स को मुरम्मत करें जिनके ऊपर इन्होंने तबाही की। इनको एंगेज कैसे करेंगे फिर? ये तो अगर ये तो अब जलसों का ऐलान कर दिया पंजाब में 21 अप्रैल से। मुझे पता है कि जिस तरह के इनके बयानात आज खान साहब ने किए, एंगेज होना चाहते हैं, ये तो लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन ये तो चाहते हैं पोलराइजेशन। एंगेज करने का फोरम पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर एंगेजमेंट होती है। ये कौन सी एंगेजमेंट है कि जी इनकी बात ना मानी जाएगी तो ये सड़कें बंद करेंगे, तो ये जुलूस निकालेंगे, तो ये फलाना करेंगे। ये एंगेज होना, देखिए मैं कहता हूं 90% शायद एंगेज होना चाहते हो, लेकिन उनकी कोई बात सुनने वाला है ही नहीं। वो एक बंदा वो कहता है कि हमने कुछ नहीं, लड़ाई लड़नी है, तो ये बेचारे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन शैलेश साहब, एक पॉलिटिकल रियलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात है, हिज़्ब इख्तिलाफ की जी ऑब्वियसली, लेकिन कौमी असम्बली में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, सेनेट में प्रेजेंस है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर जो जलसा हुआ उसमें उन्होंने कहा कि सियासतदानों को मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? देखिए हम तो बिल्कुल करना चाहते हैं। आज जिन हालात के शिकार हैं, 2018 में हम थे, हमारे भी फॉर्म 45 नहीं मिले थे,
हमारे भी 5-5 दिन के बाद रिजल्ट आए थे, और उसमें भी फॉर्म 45 नहीं मिले थे। हमारे यहाँ भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनकी रिकाउंटिंग में जब काउंटिंग ज़्यादा होने लगी, तो चाहे वो फैसल सालेह आयात हों, चाहे फहमीदा मिर्ज़ा के सामने जो कैंडिडेट था, या अब्दुल हकीम बलोच थे जी, तो सारी लपेट के रख दिया गया। लेकिन इस मुल्क को चलना है जी। हमने न सिर्फ मौलाना को उस वक्त मनाया और इनसे कहा कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं जी। यहाँ इनका अजीब हाल है, जिस हाउस को में आके ये शोर करते हैं उसके हर चीज़ में ये पार्टिसिपेट करते हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जी, और तनख्वाहें ले चुके, लॉजेस अभी तक नहीं छोड़े थे, बड़ी मुश्किल से लोगों को खाली करके दिए हैं जो नए लोग आए। और अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बलूचिस्तान से था, जिसे वहां से एक भी वोट नहीं पड़ा। अच्छा सही साहब, अब इनके साथ शामिल हो गए अपोजिशन के कट में, पश्चिम में जलसा किया, पंजाब आ रहे हैं। मैं जो ये कह रही हूँ कि जब आप हाउस को मान रहे हैं, स्पीकर से इजाजत लेके खड़े हो रहे हैं, तो उस हाउस के डेकोरम को समझे। आपको मुजाहरे करने, आप सड़क पे आइन की हुदूद में रह के करें। अब ये शेर अफजल साहब के बयान की माजरत कर रहे हैं, वही शेर अफजल जब असेंबली में बाकायदा वो जूता निकाल के खड़े हो गए, तो 4 से जूते निकाल के खड़े हो गए, 4-6 और भी। वो सिगरेट पी रहे हैं तो कह रहे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के मामलात हैं कि इनको खुद भी नहीं पता कि इनको करना क्या है। अब पूछें आपके कल सदर मुमलिकत का ज्वाइंट सेशन है, आपका वही हाल होगा जो बीबी आसिफा के ओथ उठाने के वक्त था आपका। हाँ, ये शौकत साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है सर। आसिफा भुट्टो साहब 3rd जनरेशन है, उनका ओथ था, उसमें एहतजाज किया। कल प्रेसिडेंट जरदारी साहब, जो एक रिवायत है, नए पार्लिमानी साल के मौके पे खिताब करते हैं, उसमें भी वही रविश बरकरार रखी जाएगी। आपने खुद का फोरम्स हैं, अदालती फोरम है, पार्लिमानी फोरम है, अवामी फोरम है। चले, आपने महमूद खान चकजई साहब को, जो आपने अपोजिशन का इतिहाद बना, उनका सरबराह मुकर्रर किया, वो आपका राइट है, आप पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी करें, लेकिन पार्लिमानी बिजनेस को चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ तो तजवीज़ दी जा सकती है। अवाम में आप सियासत पे खड़े होकर जलसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे कह रही है जूता लहराना या सिगरेट पीना, सर इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता? आप तो खुद पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। खैर, सिगरेट वगैरह पीना ये तो गलत बात है, लेकिन वैसे मैं एक उसमें कह रहा हूँ कि लेकिन कोई पहली बार तो नहीं हुआ है ना। यहाँ तो देखें, बजट के अंदर कापियां फाड़ दी जाती हैं, ये एहतजाज, ये देखिए, ये सारी जमहूरियत का एक हिस्सा होता है। और इसमें कोई ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे असेंबली में शोर कर रहे हैं तो बाहर के ममालिक हमें देख के कोई हंसेंगे या किस तरह। यही होता है जमहूरियत। वो लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर वाकई जमहूरियत है, तो ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि हमारा, देखिए, हम अगर असेंबली में अपने एहतजाज ना करें, बाहर करें, तो कहते हैं जी असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असली फोरम तो वही है। तो अगर वही फोरम मुनासिब फोरम है, तो हम उस मुनासिब फोरम में हमारी बात सुनी जाए ना, तो हम उधर अपनी बात करते हैं, और हमें करनी भी चाहिए। जब तक देखें, ये एक इशू है पाकिस्तान का, और ये बड़ा बदकिस्मती इशू है कि इसका कभी हल ही नहीं निकाला। 18 में हम पे इल्जाम लगाया कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़कर आए हैं, तो आज ये हुकूमत जो आई है, ये क्या, ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के नहीं आई है। तो हम किस तरफ इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं, पहले ये बात भी आपको बैठकर बात करनी होगी ना। आपने सही कह रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से देखें बात क्या करनी है। अब जो इलेक्शन कमीशन है, अगर इस तरह इलेक्शन कमीशन हो जाए, मुतासिबाना रवैया इख्तियार करे, सरेआम पता चले कि ये किस तरफ है, तो इसके लिए वाकई कोई कानून साजी तो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह का रवैया इख्तियार करे। अगर आज हम खुश होते हैं कि जी जो लोग इख्तिदार में हैं, वो ये देख के खुश हो कि जी अच्छा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई को रगड़ा दे रहा है, तो यही इलेक्शन कमीशन कल आपको रगड़ा देगा। लेकिन आपने बड़ा नुक्ता उठाया कि कानून साजी होनी चाहिए, तो उसके लिए तो फोरम फिर पार्लियामेंट है ना सर। कानून साजी, देखिए मेरे भाई, कानून साजी पहले से मौजूद है। कानून साजी में कोई ये नहीं है कि आप अपने हदूद से बाहर जाएं, कोई ऐसी चीज नहीं है। कानून में सब कुछ वाजे है, लेकिन बदकिस्मती है कि कंप्रोमाइज होते हैं। अगर हमने कंप्रोमाइज किया तो कल दूसरा कंप्रोमाइज करता है। ये चीज खत्म होनी चाहिए कि किसी के कंधे पे बैठने के बजाय हमने फैसला किया कि हम एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़कर नहीं आएंगे। इस दफा हमने फैसला किया था, तो वो इन्होंने कंधा ले लिया कि जी हम हाजिर है।
تو دیکھیں جس طریقے سے یہ ملک آگے جا رہا ہے، نقطہ آپ نے اٹھایا شوکت صاحب، میں اس کا جواب بھی لے لیتا ہوں. شیلا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے؟ وہ کہہ رہی کندھا نہیں دینا چاہیے سیاستدانوں کو. ایک تو میں پہلے یہ بات کروں گی کہ اسمبلی میں آواز اٹھانے کے لیے مختلف طریقے رولز موجود ہیں، پوائنٹ آف آرڈر ہے، سب کچھ ہے. ایاز صادق صاحب جیسا اسپیکر ہے کہ آپ ہی کو سارا ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ڈسٹربنس کریں کہ پارلیمانی سیاست نوائزی تو ہوتی ہے. نہیں نوائزی تو ہوتی ہے، لیکن اس کو نہیں بالکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں ہے کہ موقع نہیں دیا جا رہا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہلڑ بازی ہو، آپ بالکل نوائزی کریں، آپ پوائنٹ آف آرڈر لیں، آپ موشن موو کر دیں، آپ ریزولوشن پہ میں لے کے تقاریر کر لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ مظاہرہ کریں روزانہ. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج انہیں سب کچھ برا لگ رہا ہے. جہاں جہاں یہ جیت گئے ہیں، مولانا کس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ جہاں جہاں یہ جیت گئے، جہاں جہاں یہ جیت گئے وہاں پہ سب کچھ صحیح ہوا ہے. فیصل آباد یہ جیت گئے وہاں صحیح ہوا ہے، ہر جگہ جہاں یہ جیت گئے. تو بات اتنی ہے کہ چیئرمین بلاول نے یہ کہا کہ میں دوسری دفعہ میں این اے میں آیا ہوں، اور اس سے پہلے سے میں مسلسل یہ سنتا ہوں کہ بے ایمانی ہوئی. تو آ جائیں بیٹھ کے الیکٹورل ریفارم کر لیتے ہیں، آ جائیں بیٹھ کے جوڈیشل ریفارمز کر لیتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے، جب چیئرمین خود لڑے تھے لیاری سے 5 دن رزلٹ نہیں ملا تھا 18 میں. جی بالکل 5 دن نہیں ملا تھا، اور جی اور فارم 45 آج تک نہیں ملے. اچھا اسی طرح میں آپ کو بتاؤں 2013 کے بعد جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے تو گانچے سے ہمارے انجینئر اسماعیل ہیں. تو 2023 کے الیکشن میں جب 6 مہینے رہ گئے تو الیکشن ٹریبیونل نے کہا جی آپ جیتے ہیں. 4.5 سال کوئی اور جیتا رہا. رانا صاحب یہ سر بڑا اہم کومنٹ ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ پھر لیجسلیشن ہونی چاہیے، قانون سازی. جو شوکت یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18 میں جیسے آپ نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر دفعہ سیاستدان کیوں اپنا کندھا دے دیتے ہیں. اچھا جہاں تک کندھے کی بات ہے تو انہوں نے ہی تو دیا تھا. ظہیر الاسلام صاحب نے کہا کہ 2 پارٹیز سے ہم بور ہو گئے تھے، تھرڈ آپشن کے طور پہ انہیں لائے. 2024 کی اب بات کریں نا. نہیں تو ہم نے تو کندھا نہیں دیا، اسپلٹ مینڈیٹ ہے. اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ میں اگلا الیکشن جو لڑنا چاہتا ہوں اس میں میری خواہش ہے کہ یہ الزامات جو ہیں ختم ہو، تو ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ پھر آن بورڈ ہو جائیں؟ دیکھیں اسمبلی کے اندر الیکٹورل ریفارمز ہوں اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور دیگر معاملات ہوں اس پہ بات ہو سکتی ہے، رستہ وہیں سے نکلے گا. دیکھیں ان کی عادت تھی کہ جو اسمبلی کا کام ہوتا تھا یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے تھے پٹیشن لے کے. تو انہوں نے تو اسمبلی کو گھاس ہی نہیں ڈالی نا. جب خود ان کی حکومت تھی تب بھی نہیں ڈالی، اور جب اب ان کی نہیں ہے حکومت تب بھی ان کی کوشش تھی کہ ہم اسمبلی جو کام اسمبلی کا تھا وہ یہ عدالتوں میں لے جاتے تھے. تو جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ سلوشن اسمبلی سے نکلے گا اور ہمیں اس کو عزت دینی ہے. اور اب یہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ الیکشن کا مینڈیٹ ہم نہیں مانتے فلانا، جب آپ خود اسمبلی چلا رہے تھے، اس کی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے تھے، تب آپ کا کیا رویہ تھا. آج چلیں آپ کے جو بھی الزامات ہیں ان کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن آج بھی آپ کا وہی رویہ ہے. تو پھر اس میں ایک ہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ اسمبلی کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو آپ کو دینی چاہیے. تو یہ اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل کلچر تھا، ہماری آپس میں لڑائی ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی، لیکن ہم مل کے بیٹھ کے کام بھی کر لیتے تھے ملک کے لیے. آپ لوگوں کا بالکل ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ ان کی تاریخ نکال کے لکھیں، جتنے انہوں نے وقت بنائے پی ٹی آئی نے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں چاہے ہم حکومت میں ہوں، جتنے ان کے وقت بنے، اور انہوں نے اگر کسی وہ بات چیت طے پانا شروع ہو گئی تو کون قالین کھینچتا تھا؟ کون کھینچتا تھا؟ آپ تاریخ نکالیں نا. آپ نکالیں گے کہ اگر 15 دفعہ ایسے ہوا تو 15 دفعہ اگر کوئی اگریمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے تھے تو اینڈ میں خان صاحب مکر جاتے. کوئی نئی شروعات ہو سکتی؟ دیکھیں ہمیشہ ہو سکتی ہے، یہ بھی دیکھیں اسپلٹ مینڈیٹ ہے. اگر ان کو پنجاب کے اور کراچی کے رزلٹ پہ اعتراض ہے تو ہم سب کو کے پی کے رزلٹ پہ آپ لوگوں کو اعتراض ہے؟ کے پی سب کو ہے، سب کو پتہ ہے ودن 10 ڈیز الیکشن سے پہلے کس طرح سے ان کی سسٹم جو ہے. شوکت صاحب یہ مجھے بتائے گا، جیسے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے رانا احسان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور شیلا رضا صاحب نے بات کی، آپ سمجھتے ہیں خود پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ کب تک آپ لوگ اداروں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ مزاحمت اور مخالفت کی سیاست کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اس سے جو آپ کا ووٹر ہے وہ بھی اس کی دلچسپی نہیں ہوگی. شوکت یوسف صاحب کب تک، مطلب ایک حد تک آپ سٹریچ کریں گے نا؟ بھائی دیکھیں یہ غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم ہر چیز نہیں مانتے تھے. ہمارے دیکھیں جب سے تحریک انصاف بنی ہے
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डे वन से मैं उसके साथ हूँ, 96 से हूँ, और एक ही मौकफ था हमारा कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान में। तो जो करप्शन के खिलाफ जो आवाज उठाई, और हम ये समझते थे कि जो पाकिस्तान का हशर हुआ वो इन दो पार्टियों ने किया, तो हमारा तो शुरू से इनके खिलाफ ये एक मौकफ था और रहा है, और आज भी यही मौकफ है। हम समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है अगर ये इस तरह की डील ना होती कि नवाज शरीफ साहब लंदन से आ गए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये देखें, हम कहते हैं कि आइन कानून इसकी बालादस्ती हो, जिसने करप्शन किया उसके खिलाफ एक्शन हो, मतलब इस पे कोई इख्तिलाफ की बात तो है नहीं, लेकिन बदकिस्मती है कि नहीं हो रहा है। सियासी हकीकत है, ये भी तो सियासी हकीकत है ना शौकत साहब, आप सियासी हकीकत है, ये भी नून लीग पीपल्स पार्टी भी तो सर एक पॉलिटिकल रियलिटी तो है ना, आप खुद एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स है ना शौकत साहब। देखिए, ये बिल्कुल हो जाता अगर इस बार ये अगर मैंडेट चोरी वाला किस्सा ना आता, तो बिल्कुल हम समझते थे कि बिल्कुल अगर फेयर फ्री इलेक्शन हो जाते तो कोई इशू ही नहीं था। हमने तो फैसला किया था कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे और सबसे मिलकर काम करेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से एक तो लीडर को जेल में डाला, दूसरे ऊपर से जो मैंडेट चोरी किया, फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें छीनी गई, तो जो जुल्म ज्यादती तहरीक इंसाफ के साथ इनके आशीर्वाद से हुई है, इन पार्टियों के आशीर्वाद से हुई है। अगर ये आशीर्वाद ना देते उनको तो शायद इस तरह जुल्म ना होता हमारे राना साहब। इस पे फिर शैला साहब वो कह रहे हैं आप स्पेस इनको नहीं मिल रही और आपकी आशीर्वाद से इनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो रही जिनकी उन्होंने तरतीब बताई है। नहीं, मेरी बात सुने ना, आज जो इन्होंने बातें की हैं पाक फौज के खिलाफ और जो सरबराहों के खिलाफ, आज अगर एक लीडर ये बात कर रहा है तो उसका पूरा जो सोशल मीडिया और फॉलोवर है वो भी यही काम करेगा। वो तो और जब वो ये काम नहीं, और जब वो ये काम करेगा तो फिर क्या होगा, फिर 9 में ही होगा। तो जब आपने रास्ता ही ये लिया हुआ है, आपने रास्ता ही तसादुम का लिया हुआ है, आप कहते हैं ये करप्ट है। अभी इन्होंने कहा, पहले ये कह रहे थे ये मैंडेट चोर है, जब मैंने कहा जब आपको मैंडेट मिला था तो अब ये कह रहे हैं जी नहीं आप करप्ट भी हैं। तो इनके लिए तो ये फरिश्ते हैं, बाकी सब जो है वो चोर और गलत है। तो ये जमहूरियत तो नहीं है। अगर यही जमहूरियत खान साहब की जमहूरियत है तो ये कहीं नहीं पहुंच सकेंगे, ये मसाइल में धंसते चले जाएंगे और मुल्क का कल्चर भी ये तबाह करेंगे। तो आप लोगों की इनकी जो तहरीक है जो कि जिसके सिलसिले में जलसे होने जा रहे हैं पंजाब में, उससे खतरा फील कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जो महमूद चकजाई साहब जमात इस्लामी और जो दीगर जमातें हैं, जब ये खान साहब बाहर थे और ये लॉन्ग मार्च करते थे तो 24 घंटे में 3 घंटे लॉन्ग मार्च चलता था और साथ वाली गली में नहीं पता होता था कि लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो आपके ख्याल से यहाँ अब इनकी जो तकसीम और तितर बितर आपस में जो लड़ाइयाँ इनकी चल रही हैं, तो ये इन्होंने क्या करना है? ये सिर्फ मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं और वो भी शायद ना फैला सके। अगर हम इनको ना रोके तो ना। देखें, तारीख से जो नहीं सीखता ना वो तारीकी में चला जाता है। वो कह रहे हैं तारीख से हमने सीखा ना 18। क्या सीखा इन्होंने? क्या इनके लीडर को फांसी हो गई? क्या इनके लीडर को सरे, मैं एक बात कह रही हूँ ना, क्या इनके लीडर को सरेआम शहीद कर दिया गया? क्या इनकी पार्टी के लोगों को कोड़े पड़े? क्या इनके लोग गायब हैं? बात यह है कि 44 साल के बाद मेरे लीडर को इंसाफ मिला है। तो आप तो अब नहीं चाहेंगे ना कि किसी और को इतना देर में इंसाफ मिले। लेकिन हमने पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने दिया। ये है हमारी लेगेसी, ये है हमारी लेगेसी कि हमने आइन को जो बार बार के फाड़ने वाले थे उनके हम पोलिंग एजेंट नहीं बने, हमने मज़ाहमत की और आज भी हम पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने देंगे। इनके हाथ में पार्लियामेंट थी और इन्होंने उसको बंद कर दिया। ये शौकत साहब बात एज फार एज शाला रजा साहबा की पॉलिसी और जो बात उन्होंने की, राना साहब आपने मुझे पता है जाना है, हम वाइंड अप कमेंट ले लूं। शौकत साहब इस पे क्या कहेंगे कि सियासत को आगे तो हमें नहीं मिला ना। उन्होंने कहा हमें 44-45 साल बाद इंसाफ मिला लेकिन हमने पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने दिया। देखिए, इनको इंसाफ मिला नहीं मिला, इनकी वजह से आवाम को कम से कम इंसाफ नहीं मिला है। देखें, ये 3-3, 4 बारियां लेने के बाद भी गई, आपकी वजह से मैं CIA में भी गई, सब जगह गई। इनकी वजह से मुझे नैब ने बुलाया, इनकी वजह से मुझे FIA ने बुलाया। फजूल बातें, बस इंगेज सबको रखना। चलिए शौकत साहब आप मुकम्मल कीजिएगा फिर। अच्छा नहीं लगता है। जी एक बात सुनने, अगर आज मुल्क मुश्किलात से दो चार है, आज अगर मुल्क की जो है ना हालात ये है कि माशी तौर पर हम सबसे कमजोर मुल्क है और एशिया के अंदर हम सबसे महंगा तरीन मुल्क बन गए महंगाई के हवाले से और ग्रोथ रेट के हवाले से 1.9% तो आ गए हैं। तो ये किसकी वजह से? ये हुकूमत किसने की है? 3 साल 8 तो आप जैसे काबिल तरीन लोग जो हैं, आप जैसे आपके लीडर जो काबिल तरीन लीडरशिप थी, उन्होंने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे, जिसकी वजह से आज मुल्क कमजोर है। 3 साल 8 महीने में तब्दीलियां ले आए। एक तो आप जमहूरियत करते हैं और जमहूरियत को पनपने नहीं देते।
ये एक दूसरे के खिलाफ आप लोग पार्लियामेंट जिसने बंद कर दी वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट गिरा दी वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। से पहले आप लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते जी, लेकिन उन्होंने फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया ना शौकत साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया ना, आप लोग भी चार्टर कर 3 लेना। साल 8 महीने बगैर इकोनॉमिक पॉलिसी के इन्होंने मुल्क चलाया और आज ये खुश नहीं है। चले अब मेरा मुकाव है कि आप मुझे कुछ न कहें, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। चले अब आपने भी तो जमात इस्लामी से यही किया हुआ सर, था। आप लोग सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शौकत साहब, आपका नुक्ता नजर आ कि आपका बहुत शुक्रिया शैला साहब, थैंक यू वेरी मच। और राना खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको एक और शो में जाना है इसलिए उन्होंने इजाज़त ले ली। व्यूअर्स, ज़ाहिर बात है जमहूरियत में इख्तलाफ होता है, लेकिन इस नुक्ते पे इत्तेफाक होना चाहिए कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए कोई कॉमन मिनिमम एजेंडे पर इत्तेफाक ज़रूर होना चाहिए। इसी टेक अवे के साथ प्रोग्राम की नशिस्त को आज यहाँ क्लोज़ करते हैं। आइंदा नशिस्त तक लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।